मेरी कंपनी का नाम है यूनिक टाउन प्लानिंग कंसल्टेंसी। उसमें मैंने बड़े जितने भी लोग थे उनके लिए टाउन प्लानिंग की योजना बना करके और लैंड कंसोलिडेशन का काम किया। और उससे ये हुआ कि भाई ईमानदारी से अपने को दाल रोटी का काम अपना चलता रहा। मेरे साथ के साथ ही सभी बिल्डर हैं आज के दिन। मैं बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कमाए हुए अपने इस जो मेरी विरासत है इसमें मैं बड़े चैन से, अमन चैन से मैं रहता हूँ। मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। समाज का हर वर्ग हमारी इज्जत करता है। हम समाज के हर वर्ग में, गुड़गांव का तो कोई ऐसी गली नहीं बची होगी जिसमें मैंने संघर्ष नहीं किया हुआ, जिस गली को मैंने देखा नहीं हो। जनता की, गुड़गांव की जनता की सेवा करने में कसर नहीं छोड़ी। आज देश में इतना ज़्यादा काम है, इतनी ज़्यादा योजनाएं देश में हैं कि व्यक्ति अगर स्वयं का काम करेगा तो मेरी तरह से उठ के, और गुड़गांव में यहाँ तक क्या देश के किसी भी कोने में आप सफलतम एक अच्छे व्यवसायी के रूप में, अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में, अच्छे समाज सेवी के रूप में भी उभर सकते हैं। आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गुड़गांव के जाना पहचाना नाम जीएल शर्मा जी से। जी हाँ, जीएल शर्मा जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जीएल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो आइए ये अपनी बताएंगे सक्सेस स्टोरी। मैं जीएल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, आरबीएम न्यूज़ के संपादक से सुरेंद्र प्रताप सिंह जी को अपने 5 वर्ष के जो इन्होंने सफलतापूर्वक अपना चैनल चलाकर समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि कोई भी व्यक्ति मेहनत करके यहाँ तक कैसे पहुँचा है, किसी भी व्यक्ति का सफलता का क्या राज हो सकता है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे से और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन में ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में और सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। और मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का, मेरा गांव रेवाड़ी में मूलतः है, राजावास मेरा गांव है। वहाँ पे 22 जुलाई 1961 को मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी सरपंच थे, मेरी माताजी सरपंच रही, और स्वाभाविक तौर पे मतलब मैं भी फिर उसके बाद में गांव का सरपंच, 3 गांव मेरी पंचायत में आते थे, शादीपुर, नूरपुर, राजावास। तो मैं शादीपुर ग्राम पंचायत का सरपंच रहा। इसके अलावा अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। करावरा मानकपुर हमारा स्कूल था, गांव से 5-6 किलोमीटर पड़ता था। उस वक्त जब हम 8वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था तो ये मन में अपने गुरुओं की वजह से, जो आज के और पुराने समय के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो विद्यार्थी गुरु के बहुत ज़्यादा कदर और इज्जत करते थे। अपने गुरुओं से जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें ये सोच के चल रहे थे कि 8वीं कक्षा में मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है। और करने के लिए किसी भी व्यक्ति की सफलता का जो राज है वो है आपका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कड़ी मेहनत, और 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं आपकी। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक जबान का सच्चा, लंगोट का सच्चा और हाथ का सच्चा। ये हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने हमें सिखाई थी कि अगर आप चरित्रवान रहते हुए, मृदुभाषी रहते हुए, अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखते हैं, अनुशासन रखते हैं, चाहे आंधी आ गई, बारिश आ गई, तूफान आ गया, लेकिन अपने काम को आपने नहीं छोड़ा तो सफलता आपके कदम चूमती है। और यही अपने साथ भी हुआ कि जो हमें काम मिल रहा था उस काम में हमने कमी नहीं छोड़ी। जैसा भी काम मिलता चला गया। पहले चूँकि पिताजी किसान थे, खेती की हमारी ज़मीनें हैं, पैतृक ज़मीनें हैं, तो खेती का काम भी किया। खेती के बाद में शिक्षा करते करते, ग्रहण करते करते 11वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा सिलेक्शन सरकारी सेवा में हो गया। सरकारी सेवा करता रहा और उस सेवा में मैं अपने मतलब परिवार सहित मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने 23 साल के सर्विस पीरियड में एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया।
लेकिन मैं 81 में मैंने ज्वाइन किया और 1985 में मैं अपनी यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट बन गया। और जब तक मैं रिटायर हुआ 2005 में, जब तक लगातार मेरे को लोग बनाते रहे, अनअपोज चुनाव होता रहा, निर्विरोध मेरे को प्रधान बनाते रहे। और उसका कारण रहा कि मैंने उन लोगों के संघर्ष करने के लिए पूरा हरियाणा की मैंने खाक छानी। प्रत्येक ज़िले में मेरा प्रवास हुआ और प्रत्येक ज़िले में प्रवास होने के कारण से मेरे को एक सरकारी मुलाजिमों की एक टीम, अच्छी टीम मुझे मिली, जो मेरा दायित्व था कनिष्ठ विज्ञान सहायक संगठन, और मैं जेएस से था, कनिष्ठ विज्ञान सहायक था। तो उस नाते से सरकार के साथ तालमेल बैठाना और अपने अपने कर्मचारियों भाइयों को उनका हक दिलाने के लिए अपने फाइट किया। और उसके बाद में फिर मैंने 2005 में स्वेच्छा से 2004-05 में मैंने सेवानिवृत्ति ली। ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद फिर दोबारा से राजनीति, क्योंकि राजनीतिक घराना मेरा था ही माता पिता के कारण से, तो मैंने फिर वो पंचायत का चुनाव लड़ा। उसके बाद में तो मेरे परिवार में ब्लॉक समिति और हर जो भी मतलब चुनाव आते गए तो मेरे परिवार में ये सब कुछ आता रहा, कोई नई बात नहीं थी। इसके बाद में राजनीति में कदम रख लिया और राजनीति में कदम रखने के साथ साथ ही आज आप देख ही रहे हैं कि कहाँ से होते हुए राज संगठन ने, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे नेतृत्व का। तो सर कब ने कार्यक्षेत्र कब से बना लिया? मैं सरकारी सेवा के दौरान 1987 में मैं गुड़गांव आया और 89 तक मैं यहाँ रहा। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग फिर रेवाड़ी हो गई। उसके बाद में फिर यहाँ आया, तो 90 से आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ अपना अस्थायी तौर पे निवास बनाया। और उसके बाद से लगातार फिर मैंने गुड़गांव को नहीं छोड़ा और यहाँ मैंने फिर अपना प्राइवेट काम शुरू किया। मेरी कंपनी का नाम है यूनिक टाउन प्लानिंग कंसल्टेंसी। उसमें मैंने बड़े जितने भी लोग थे उनके लिए टाउन प्लानिंग की योजना बना करके और लैंड कंसोलिडेशन का काम किया। और उससे ये हुआ कि भाई ईमानदारी से अपने को दाल रोटी का काम अपना चलता रहा। मेरे साथ के साथ ही सभी बिल्डर हैं आज के दिन। मैं बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कमाए हुए अपने इस जो मेरी विरासत है, इसमें मैं बड़े चैन से, अमन चैन से मैं रहता हूँ। मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। समाज का हर वर्ग हमारी इज्जत करता है। हम समाज के हर वर्ग में, गुड़गांव का तो कोई ऐसी गली नहीं बची होगी जिसमें मैंने संघर्ष नहीं किया हुआ, जिस गली को मैंने देखा नहीं हो। चाहे मैं पहले कहीं था, आज मेरा स्थान जहाँ पे है, इन सब दोनों जगह पे रहते हुए मैंने जनता की, गुड़गांव की जनता की सेवा करने में कसर नहीं छोड़ी। पहला मेरा ख्याल में व्यक्ति होगा जो गुड़गांव विधानसभा के हर बूथ पे 2-4 आदमी, मेरे व्यक्तिगत रूप से 10-15 आदमी मुझे नहीं जानते होंगे नाम से, और मैं उनको नाम से या उनके घर से नहीं जानता हूँगा। इसलिए जो ये संघर्ष जब व्यक्ति कर लेता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, तो परमात्मा किसी की रखता नहीं है। परमात्मा हर व्यक्ति की मेहनत का उसको देता है। अगर व्यक्ति अनुशासित हो, दृढ़ निश्चयी हो और खुद पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हो, स्वावलंबी हो। स्वावलंबन का बहुत बड़ा काम है। आदमी अपने पूर्वज हमारे को कभी नौकरी करने की नहीं सिखाते थे साहब। मेरे को शुरू में था कि मुझे कुछ बनना है, तो मुझे ये भी पता था कि सरकारी सेवा के द्वारा, क्योंकि मैं जब रिश्वत लेता नहीं हूँ तो सरकारी की सेवा के द्वारा मैं स्वावलंबी नहीं बन सकता। मुझे किसी न किसी के अधीन कार्य करना ही है और मैं चाहता था कि मैं स्वयं का काम करूँ। तो मैंने साइड बाय साइड अपना स्वयं का काम धीरे धीरे शुरू किया। मैंने 80 एकड़ की खेती की है। 80 एकड़ की खेती कम नहीं होती। तो ये साइड बाय साइड का जो स्वावलंबन का मेरा स्वप्न था, और हमारे बुजुर्ग तो सिखाते यही थी भाई, नीच नौकरी, मध्यम व्यापार, उत्तम खेती। तो हम अपने को स्वावलंबी कैसे बना सकते थे? पहले का जो हमारा व्यक्ति था, हमारे बुजुर्ग थे, तो चाहे वो जैसे प्रजापत समाज के लोग थे तो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा देते थे। जो हमारे केस कलाकार के लोग हैं, जो मतलब वो अपने बच्चे को केस कला की कला सिखा देते थे। इसी प्रकार सुनार थे, वो मतलब स्वर्ण का आभूषण बनाने का अपने बच्चों को काम सिखाते थे। ऐसे ही बढ़ई था, वो अपने बच्चे को अपना काम सिखाता था। तो क्या था कि देश में, मैं ये समझता था, आज भी मैं कन्फर्म हूँ इस बात पे, कि देश में सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती। हर व्यक्ति 5-6% सरकारी नौकरी है, और टोटल मिला के अगर प्राइवेट सेक्टर को भी हम जोड़े 20 से 21% नौकरी है, तो 75 से 80 के आसपास जो हमारे युवा हैं उनको बेरोजगार रहना था।
और पहले बेरोजगारी की समस्या इसलिए नहीं थी कि हर परिवार में स्वावलंबन का काम अपने परिवार के लोग सिखा देते थे। आज के दिन हमने वो काम छोड़ दिए, बच्चे को केवल एक मशीन बना दिया कि धन शोधन करना है, सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी करो चाहे डीसी रेट की नौकरी करो, उस बच्चे को स्वावलंबन हमने सिखाया ही नहीं है। ये हमारे माता पिता ने हमको सिखाया था। तो हम अपने माता पिता को के जो हमको सिखाया, हमारे गुरुओं ने सिखाया, उसके आधार पे हमने ये स्वावलंबन की राह चुनी और अपना कार्य एक छोटी सी पहले कार्यालय यहाँ गुड़गांव में छोटा सा बनाया टेम्परेरी, और उसमें अपनी कंपनी बनाई यूनिक टाउन प्लानिंग, और उससे फिर मैंने काम शुरू किया। तो आज हम इस स्थिति में आ गए और संगठन और पार्टी का जब काम किया, जनसेवा का जब काम शुरू किया, तो पूरा गुड़गांव आज जीएल शर्मा को भगवान की कृपा से कहीं भी किसी प्रकार का कोई अपने साथ में कोई ऐसा अत्याचार दुराचार हमने कभी किसी के साथ किया नहीं। और आज अच्छे व्यक्तियों में अपना नाम इसलिए है कि हम सब और लोगों को सबसे अच्छा मानते हैं। अगला लक्ष्य सर क्या है आपका? गुड़गांव जिस विधानसभा चुनाव के पहले भी तैयारी किया था, इस बार क्या है? देखिए, कार्यकर्ता की इच्छा होती है, और अगर इच्छा नहीं रहेगी और स्वप्न नहीं लेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है। मेरी भी इच्छा है कि गुड़गांव में मैं विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 4 बार मैं ट्राई अपना कर चुका हूँ। कोई ना कोई कारण रहते होंगे, या तो मुझ में ही कोई कमी संगठन देखता होगा या कोई और कारण रहे होंगे जिस कारण से मुझे टिकट से वंचित किया जाता रहा है। लेकिन मैंने अपने संगठन के अनुशासन को कभी नहीं तोड़ा। संगठन ने टिकट दे देते तो अपने जीत निश्चित कर लेते, नहीं है तो दूसरे की जीत सुनिश्चित कराना हमारा धर्म फर्ज बन जाता है। तो जिसको टिकट मिला उसका साथ दिया। अभी भी स्वप्न है, इच्छाएं हैं। अगर संगठन उचित समझेगा तो आगे इस बात को सोच लेगा, नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं है। नहीं समझेगा तो भी जनता के लिए सेवा करने का तो अपने पास प्लेटफॉर्म संगठन ने दे ही रखा है ना। मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का ये कोई पैसा कमाना नहीं है। अपना राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है अपने राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण भाव, और दूसरा अपनी पार्टी के प्रति समर्पण भाव, तीसरा जनता की सेवा करना। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा का जो मंत्र है वो राजनीति के माध्यम से अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको अच्छे से निभा सकता है। और भगवान की मतलब मनुष्य की सेवा करना, परमात्मा जीव जंतुओं की सेवा करना परमात्मा की सेवा है। इस नाते से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा था। धन शोधन के लिए, धन के लिए कभी कोई ना आज तक भगवान की कृपा रही है, इतना भी छींटा हमने अपने ऊपर नहीं लगवाया। तो जो अपनी मेहनत की कमाई है उसी में कितना हम किसी का क्या भला कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरे शरीर से मैं कितना भला कर सकता हूँ, वो नंबर 2 पे। और तीसरा ये है कि हम अगर स्वयं ठीक हैं तो दूसरे वाला आपको ठीक ही दिखाई देगा। और जब आप ईमानदार होते हैं तो अधिकारी भी आपकी बात सुनते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि भाई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि अगर आप विनम्र भाव से, और जब ये अधिकारी देख लेता है कि ये व्यक्ति मतलब ठीक बात रखेगा और ये किसी प्रकार से भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो अधिकारी उसकी बात मानता है। इसलिए जब हम अपने कार्यकर्ताओं की बात अधिकारियों पे रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे अधिकारी उसका समाधान भी निकालते हैं। चलते चलते सर, जो नई पीढ़ी है, जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए जी भाई साहब, राजनीति में आने, अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक युग चल रहा है उसमें आमतौर पे युवा ये सोच के आता है कि मेरा कोई ऐसा भला हो जाएगा, मेरा ऐसा कोई काम हो जाएगा, इससे मैं ऐसा बन सकता हूँ, मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। ये सोच के अगर आता है तो ये बहुत गलत सोच के अगर देश का युवा आने चाहे तो वो उनकी सोच में बहुत गलती होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रजातंत्र में जनता मालिक है ना जनता। यहाँ उल्टा हो रहा है। लोग मतलब ये जनता ये सोचती है कि जो मैंने अपने वोट देके जिस व्यक्ति को बनाया है वो मेरा मालिक है। उल्टा हो रहा है। और होता क्या है कि जो मालिक हैं वो दबड़काए धमकाए जा रहे हैं, और जो नौकर है, क्योंकि वोट से जो बना, जो सरकार के खजाने से, चाहे मैं चेयरमैन रहा तो मैं उस वक्त जनता का नौकर था। मेरे को सरकार के खजाने से अगर 5 रुपए भी आ रहा है तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो जनता का जो नौकर है, और आप देखिए देश के प्रधानमंत्री का बड़प्पन देखिए नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने कहा कि मैं जनता का चौकीदार हूँ, मैं सेवक हूँ।
तो जो बनता है वो जनता का सेवक है और जनता उसकी मालिक है। लेकिन कुछ लोगों को शायद राजनीति में ऐसा प्रतीत होता है कि भाई मैं मालिक हूँ और जनता हमारी नौकर है। तो ये उल्टा हो रहा है, ना जनता समझ पा रही है कि भाई हम मालिक हैं, और जो बन जाता है, जिसको दायित्व मिल जाता है, जिसको गाड़ी आगे पीछे लग जाती है हूटर वाली, तो वो ये सोच लेता कि मैं मालिक हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का विषय नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देश के युवा जो राजनीतिक क्षेत्र में आए वो ऐसा विषय ध्यान में रख के आए कि वो वहाँ पे जुड़े जहाँ पे उनको लगता हो कि सबसे पहले अपना व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो अपना देश है। देश रहेगा, देश बचेगा तो ही तो हम हैं। नंबर 2, जिस पार्टी में आप ज्वाइन करते हैं उसकी विचारधारा क्या है, क्या उसकी राष्ट्रीय विचारधारा है, क्या जनसेवा की विचारधारा है, तो ये सोच के आप उस पार्टी का चयन करें। और तीसरी बात ये है कि अगर आप निर्दलीय के रूप में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं और ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। जनता कई बार ऐसा भी काम कर लेती है, पार्टी को छोड़ के भी अलग हटके बना देती है, तो भी आपकी सोच में राष्ट्र पहला होना चाहिए। और इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि देश में एक ही पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे विचार से अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, अच्छा भारतीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत अच्छा प्लेटफार्म अपने देश के युवाओं के लिए है। लेकिन पर ये सोच के राजनीति में नहीं आए कि हम 2 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि वर्तमान युग में नरेंद्र मोदी का जो युग चल रहा है या देश प्रदेश में मनोहर लाल जी चल रहे हैं, ये ईमानदार नेतृत्व की एक जो छाप पड़ी है देश में, तो आने वाले समय में जो बच्चे ये सोच के आएंगे कि हम 2 पैसे कमा लेंगे तो वो शायद उनकी भूल रहने वाली है। तो स्वावलंबन की ओर जाएं। पहले सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़ा हों, और पैरों पे खड़ा होने के लिए आज के दिन किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। आज देश में इतना ज़्यादा काम है, इतनी ज़्यादा योजनाएं देश में हैं कि व्यक्ति अगर स्वयं का काम करेगा तो मेरी तरह से उठ के, और गुड़गांव में यहाँ तक क्या देश के किसी भी कोने में आप सफलतम एक अच्छे व्यवसायी के रूप में, अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में, अच्छे समाज सेवी के रूप में भी उभर सकते हैं। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving news for and it is RBM News you are watching and ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट।